नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय राज्य में आगामी 30 अप्रैल तक संचारबंदी लागू करने के साथ ही कड़े प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात अब भी नियंत्रित होते दिखाई नहीं दे रहे। उल्टा रोजाना ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। राज्य के राहत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राज्य में एक बार फिर कड़ा लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दिए हैं और एक पत्रकार परिषद में कहा है कि आगामी 2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। मंत्री वडेट्टीवार के मुताबिक महाराष्ट्र में फिलहाल लागू की गई संचारबंदी का अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अब तक लॉकडाउन का विरोध करने वाले व्यापारियों द्वारा ही लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के सहयोगियों की एक बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके मुताबिक अब संचारबंदी काल के दौरान किराना दुकानें केवल सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक यानी केवल 4 घंटे के लिए ही खुली रहेंगी। संचारबंदी काल के दौरान किराना दुकानों पर जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी हेतु पूरा दिन काफी भीड़भाड़ वाला आलम रहता है और लोग बाग किराना खरीदने के नाम पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने में किसी भी तरह की सहायता संचारबंदी काल के दौरान नहीं मिल पा रही। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किराना दुकानों के खुले रहने का समय घटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूध डेयरी, बेकरी, फल एवं सब्जी जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के बारे में फिलहाल सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ मेडिकल, पेट्रोल पंप, दवाखाने व हॉस्पिटल जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को पहले की तरह खुले रहने की छूट दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी जिलों के जिलाधीशों तथा महानगरपालिका आयुक्तों को भी अपने स्तर पर कृत्रिम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने एवं प्रकल्प स्थापित करने के बारे में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस समय अमरावती शहर में रोजाना 20 टन कृत्रिम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और इस वक्त शहर में 13 टन ऑक्सीजन का स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में फिलहाल केवल इमरजेंसी रहने वाले कोविड और नॉन कोविड मरीजों को ही भर्ती करते हुए उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। वहीं नॉन इमरजेंसी वाले मरीजों का इलाज व ऑपरेशन कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। ऐसे दिशा निर्देश जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा सोमवार को अपने कार्यालय में बुलाई गई डॉक्टरों व ऑक्सीजन सप्लायर की मीटिंग में जारी किए गए। इस मीटिंग में बताया गया कि इस समय भिलाई से 20 टन व चाकंड से 15 टन कृत्रिम ऑक्सीजन की खेप अमरावती के लिए रवाना हो चुकी है, जो कल मंगलवार को अमरावती पहुंच जाएगी, जिसके जरिए शहर सहित समूचे जिले के कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों को इमरजेंसी वाले मरीजों हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इस बैठक में जिलाधीश नवाल ने बताया कि गत रोज ही अमरावती जिले को स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय से कोविशील्ड व कोवैक्सीन की नई खेप प्राप्त हुई है, जिसके जरिए टीकाकरण का काम पहले की तरह शुरू कर दिया गया है। साथ ही जिले में इस समय यहाँ के मरीजों की जरूरत के लिहाज से रेमडेसिविर के इंजेक्शन का स्टॉक भी उपलब्ध है। अतः किसी को भी ऑक्सीजन, रेमडेसिविर व वैक्सीन को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि अब अमरावती शहर सहित जिले की सभी स्मशान भूमियों में कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए मरीजों के पार्थिवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके लिए सभी स्मशान भूमियों में स्वतंत्र तौर पर व्यवस्था की जाएगी तथा यदि किसी भी स्मशान भूमि में कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अड़ंगा डाला जाता है तो संबंधितों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राज्य के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक आपत्तिजनक बयान जारी किया था, जिसे लेकर शिवसेना व भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बुल्ढाना के पूर्व विधायक विजयराज शिंदे के साथ सेना कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट किए जाने की घटना अभी ताजी ही थी कि भाजपा विधायक संजय कुटे पर भी शिवसैनिकों द्वारा हमला किया गया। इस बारे में ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए विधायक संजय कुटे ने कहा कि उनके वाहन पर बुल्ढाना में विधायक संजय गायकवाड़ के कार्यकर्ताओं द्वारा कायराना हमला किया गया और जब तक विधायक गायकवाड़ सहित उनके कार्यकर्ताओं पर अपराध दर्ज नहीं होता तब तक वे बुल्ढाना शहर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा है कि वे बुल्ढाना शहर में आ रहे हैं और यदि किसी में हिम्मत है तो वे उन्हें रोक कर दिखाए। इस समय बुल्ढाना में राजनीतिक वातावरण जबरदस्त तपा हुआ है और शिव सैनिकों द्वारा देवेंद्र फडणवीस सहित विधायक संजय कुटे के पुतलों का दहन भी किया गया है। इस समय शहर में जिस रफ्तार से कोविड संक्रमितों की मौतें हो रही हैं और हिंदू मोक्षधाम में कोविड संक्रमित मरीजों के पार्थिव शरीरों पर अंतिम संस्कार करने हेतु लंबा समय लग रहा है, उसकी वजह से यहां पर जगह और साधन कम पड़ने लगे हैं। इसे देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अब शहर सहित जिले की अन्य स्मशान भूमियों में भी कोविड संक्रमित मरीजों के पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार करने को अनुमति दी है, जिसके तहत पहले से ही 2 गैस शवदाहिनी संयंत्र रहने वाले हिंदू मोक्षधाम में एक अतिरिक्त गैस शवदाहिनी संयंत्र लगाया जाएगा। वहीं विलासनगर स्मशान भूमि में 2 और शंकर नगर की स्मशान भूमि में 1 गैस शवदाहिनी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा आवश्यक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
गत रोज निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने विलासनगर स्थित स्मशान भूमि का दौरा करते हुए यहां पर कोविड संक्रमित मरीजों के शवों को लाने हेतु स्वतंत्र प्रवेश द्वार की व्यवस्था करवाने के साथ साथ पीने के पानी व सैनिटाइजर सहित मृतक के परिजनों के खड़े रहने हेतु शेड की व्यवस्था के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही गत रोज यहां पर 4 कोविड संक्रमित मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार भी किया गया। इन दिनों जहां एक और अमरावती के जिला व स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अमरावती के सरकारी सहित सभी निजी कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू और जनरल बेड उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के अधिकांश निजी कोविड अस्पतालों द्वारा अपने यहाँ भर्ती होने हेतु पहुँचने वाले मरीजों को अपने अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं रहने का जवाब दिया जाता है। ऐसे में जान बचाने की जद्दोजहद में रहने वाले मरीज सहित उनके रिश्तेदारों को अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काटने पड़ते हैं। जिला प्रशासन द्वारा रोजाना अमरावती के कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों एवं रिक्त बेडों के संदर्भ में आंकड़े व जानकारी जारी किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन व जनरल कैटेगरी की कुल बेड संख्या सहित वहां भर्ती मरीजों और रिक्त बेडों की संख्या बताई जाती है। किंतु हकीकत यह है कि किसी भी निजी कोविड अस्पताल में जब भी कोई मरीज भर्ती होने हेतु पहुंचता है या मरीज के रिश्तेदारों द्वारा निजी कोविड अस्पतालों से संपर्क किया जाता है तो निजी कोविड अस्पतालों द्वारा अपने यहाँ पर एक भी बेड उपलब्ध नहीं रहने की बात कही जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, यदि प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े सही हैं, तो निजी कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी क्यों की जाती है, और यदि निजी कोविड अस्पतालों में वाकई मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड उपलब्ध नहीं है तो प्रशासन द्वारा फिर गलत आंकड़ों की जानकारी क्यों प्रसारित की जा रही है। इन दिनों जहां एक और जिले के एकमात्र सरकारी कोविड अस्पताल में प्रशासन की अनुमति के साथ अन्य जिलों विशेषकर नागपुर जिले के मरीजों को मानवीयता के आधार पर भर्ती कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई निजी कोविड अस्पतालों में भी बाहरी जिलों व राज्यों के मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा करते समय प्रशासन द्वारा सभी कोविड अस्पतालों में स्थानीय मरीजों हेतु कम से कम 25 से 30% बेड आरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस समय स्थानीय मरीजों के लिए किसी भी कोविड अस्पताल में बेड आरक्षित रहना तो दूर, बेड उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कोविड संक्रमण की चपेट में रहने वाला स्थानीय मरीज जाए तो कहां जाए। अमरावती जिले सहित संभाग में विगत दिनों कोवैक्सीन व कोविशील्ड जैसी कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की किल्लत उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में रविवार को लगभग सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य बंद करना पड़ा था। वहीं रविवार की दोपहर अमरावती संभाग के लिए कोवैक्सीन के 65,760 व कोविशील्ड के 32,500 ऐसे कुल 98,260 वैक्सीन के डोज की नई खेप प्राप्त हुई है, जिसमें से अमरावती जिले को कोविशील्ड व कोवैक्सीन के 22,640 डोज उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही संभाग के अन्य चारों जिलों को भी वैक्सीन का वितरण किया गया है। ऐसे में सोमवार से अमरावती शहर व जिले सहित संभाग के अधिकांश केंद्रों पर कोविड टीकाकरण अभियान पहले की तरह शुरू हो गया और वैक्सीन के इस नए स्टॉक से आगामी 4 से 5 दिनों तक टीकाकरण का काम जारी रह सकता है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों द्वारा कहा गया है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमरावती संभाग के 5 जिलों में अब तक कुल 7,64,439 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जिसमें से 87,636 लाभार्थियों ने निर्धारित अवधि के बाद दूसरा डोज भी लगवा लिया। ऐसे में पहला व दूसरा डोज मिलाकर प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के कुल 8,52,275 टीके लगवाए जा चुके हैं। अब तक टीका लगवा चुके लाभार्थियों में 66,778 हेल्थ केयर वर्कर, 73,040 फ्रंटलाइन वर्कर के साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 2,53,296 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 3,71,325 नागरिकों का समावेश रहा। संचारबंदी काल के दौरान प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहने के बावजूद बिना वजह शहर की सड़कों पर घूमने वाले लोगों की विगत 3-4 दिनों से मनपा एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त पथक द्वारा कोविड टेस्ट की जा रही है, जिसमें विगत 3 दिनों के दौरान 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पॉजिटिव रिपोर्ट रहने वाले 10 लोगों को मनपा पथक द्वारा सीधे कोविड केयर सेंटर में रवाना किया गया है। शहर की सड़कों पर बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है और लोग बाग अब बिना वजह सड़कों पर निकलने से कतरा रहे हैं। विगत वर्ष जिस समय अमरावती मनपा क्षेत्र में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई थी और अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड कम पड़ने लगे थे, तब प्रशासन द्वारा सौम्य लक्षण वाले मरीजों सहित लक्षण विरहित यानी असिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत घर पर ही रहकर इलाज करवाने की छूट दी गई थी। साथ ही ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करते हुए आइसोलेशन अवधि के दौरान वे अपने घर पर ही हैं अथवा नहीं, इस पर नजर रखने हेतु मनपा मुख्यालय में कॉलिंग सेंटर के रूप में वॉर रूम बनाया गया था, जहाँ पर इस समय 2 शिफ्ट में 22 शिक्षकों द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही है और रोजाना 600 से 700 होम आइसोलेट मरीजों से टेलीफोनिक संपर्क किया जा रहा है। विगत 8 माह से जारी इस कॉल सेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अब तक 9,000 से अधिक असिम्टोमेटिक मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और उनके नाम कॉलिंग रजिस्टर से काट दिए गए हैं। इसे अपने आप में इस कॉलिंग सेंटर की उपलब्धि कहा जा सकता है।
शहर के वरिष्ठ चिकित्सक तथा गुरु कृपा हॉस्पिटल व रिम्स हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रफुल्ल कडू द्वारा कहा गया है कि इस समय जिस रफ्तार से अमरावती शहर सहित जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कोविड अस्पतालों में बेड सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ने लगी है, इसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि जितने भी निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर व आईसीयू की बेड सुविधा सहित मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध है, उन अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के तौर पर काम करने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की जाए। की सगळे जेवढे हॉस्पिटल्स आहेत सगळे कोविडला परमिशन देऊन टाका ना. लोकांना पॅनिक का झाले लोक की बा आता जागा भेटणार नाही, बेड भेटणार नाही. आता आमच्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन आहे, बेड्स आहेत, तिथे देऊ टाका परमिशन. आणि ही जर महामारी आहे आणि इमर्जन्सी आहे याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटला हे असं करायला लागतं काय? हे जर ऑल ओव्हर इंडिया केलं तर लोकांची पॅनिकी वगैरे सगळे संपवून मला असं वाटतं की आपण हे फाईट करू शकू. आणि हा ऑफिस ओन ह्या जाणारा आजार आहे, फक्त याला आपल्याला फाईट करायचं, आपल्याला धैर्य ठेवायचं सगळ्यांना. त्याच्यामुळे कोणी भिवू नये, कोणी डॉक्टरच्या सल्ल्याशिवाय रेमडेसिवीर किंवा स्वतःच किंवा डोक्यात हा विचार आणू नये. आम्हाला जिथे जिथे वाटते तिथे तिथे आम्ही रेमडेसिवीर, जिथे जिथे वाटते जेव्हा कोणतं जे औषध लागतं ते आम्ही उपलब्ध करून देऊ. आणि आज माझं वय 61 वर्ष आहे, तरी पण मी रोज कोरोनाच्या वॉर्डमध्ये जातो, पेशंटला पाहतो, कोरोनाच्या आयसीयूमध्ये जातो. आणि मला असं वाटते की भीती ठेवायची कोणाला गरज. जर मी भीती ठेवत नाही, मला असं जनतेला आव्हान आहे की त्यांनी भीती न ठेवता की आपण बिलकुल याला आपल्याला फेस करायचं आहे. आणि जे लोक आता आणि तुम्ही जनता जनार्दन जे आहेत त्यांनी गव्हर्नमेंटला आव्हान करा की आम्हाला सगळे हॉस्पिटल मोकळे करून द्या. जिथे कुठं जे हॉस्पिटल असेल त्याची परमिशन घ्या, अमुक करा टमुक करा. ही काही वेळ नाही आहे. मला असं वाटतं की सगळे लोक ज्यांची जी तयारी आहे हॉस्पिटलमध्ये आपल्या कोरोना पेशंट ठेवायची त्यांना परमिशन देऊन टाका. तेव्हा मला वाटतं की महामारीचा आपला उपाय की आता हेच झालं. पॅनिक म्हणजे काय, बेड अवेलेबल नाही आहे. आता नागपूरचे सगळे जास्तीत जास्त केसेस आहेत, तेव्हा नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, बैतूल हे सगळे मीच इथे ॲडजस्ट केलं आहे. पण इथे पॉसिबल नाही ना. तिथे तुम्ही जिथे जिथे जे डॉक्टर लोक, जसं माझ्यासारखा माणूस आहे, माझं हॉस्पिटल आहे, मी तयार आहे कोविडमध्ये पेशंट ॲडमिट करायला. मग तिथे जर समजा गव्हर्नमेंटनी ही जर परमिशन दिली तर मला वाटतं गव्हर्नमेंटचं लोड कमी होईल. पण गव्हर्नमेंटला हे बहुतेक मला असं एक सुचवायचं आहे, मी काही हे नाही आहे, पण बेसिकली जर परमिशन जर दिली ना सगळे लोक एकदम रिलॅक्स होतील. सगळ्या ज्या हॉस्पिटलला जे डॉक्टर लोक तयार आहेत की आम्ही कोविडच्या लोकांची सेवा करायला तयार आहे, त्यांना ट्रीट करायला तयार आहे, मला वाटतं त्यांना परमिशन एकदम ॲट वन्स देऊन टाका. ये प्रॉब्लम सॉल्व होईल. शहर सहित जिले के सभी अस्पतालों को कृत्रिम ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाले वल्लभ गैसेस के संचालक हिमांशु वेद द्वारा कहा गया कि इस समय समूचे राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में राज्य के कई शहरों में कृत्रिम ऑक्सीजन को लेकर काफी हद तक किल्लत वाली स्थिति है, लेकिन अमरावती शहर सहित जिले में कृत्रिम ऑक्सीजन को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने समय रहते सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इरविन अस्पताल व पीडीएमसी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक स्थापित करवाए हैं और यहाँ पर इस समय बड़े पैमाने पर लिक्विड ऑक्सीजन उपलब्ध है। साथ ही वल्लभ गैसेस द्वारा सिलेंडरों के जरिए भी जरूरत के लिहाज से विभिन्न कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। आगामी खरीफ के मौसम में कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना कर रहे किसानों को किसी भी तरह की नई समस्या या दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस बात के मद्देनजर जिलाधीश शैलेश नेवाल ने बीते दिनों बीजों के संदर्भ में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें यह बात सामने आई कि इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए 2.15 लाख क्विंटल बीजों की जरूरत है। ऐसे में कृषि विभाग द्वारा अपनी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और जिले को जल्द ही करीब 2.25 लाख क्विंटल बीज मिलेंगे। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार से संचारबंदी के नियमों में बदलाव करते हुए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुले रहने का समय घटा दिया गया है और अब 3 बजे तक ही जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऐसे में इतवारा बाजार परिसर में सब्जी, किराना व फल आदि खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़भाड़ देखी गई। गत वर्ष दीपावली पर्व के बाद से खाद्य तेलों के दामों में लगातार वृद्धि होना जारी है और जारी माह के दौरान भी खाद्य तेलों की दरों में प्रति किलो 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है। इस समय सोयाबीन तेल 150 रुपए, फली तेल 200 रुपए और सनफ्लावर तेल 190 रुपए प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। साथ ही साथ अन्य किराना माल व अनाज के दामों में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण के चलते पहले ही आर्थिक रूप से बेजार हो चुके गरीब व सर्वसामान्य वर्ग के लोगों हेतु 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ करना भी अब महंगा सौदा साबित होने लगा है। सोमवार 19 अप्रैल को अमरावती जिले में 593 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,165 पर जा पहुंची। वहीं सोमवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 26 संक्रमितों की मौत हुई है, जिनमें 16 स्थानीय व 10 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश रहा।
जिले में इस समय कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 793 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों की मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 868 पर पहुंच गया है। इसके अलावा सोमवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 425 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 50,830 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं और इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,542 है, जिसमें से 1,704 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,180 व ग्रामीण क्षेत्रों में 2,658 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले की सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और कोविड के संक्रमण से बचने हेतु अपने अपने घरों पर ही रहे। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इस समय 10 साल के बच्चे भी कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। यह अपने आप में काफी चिंता की बात है। और उसकी मात्रा अगर हम देखते हैं तो बच्चों में जो पिछले 8 महीनों में जो इतनी सीरियस बीमारी का असर नहीं दिख रहा था, पर आज बच्चों में भी जो 10 साल से ऊपर उनके अंदर भी इतनी सीरियसता दिख रही है और जो 45-40 से अबोव हैं उनके भी डेथ रेशियो अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है हम सभी ने मिलकर अब एक निर्णय करना चाहिए, एक सब्जेक्ट को हराना है, उसके ऊपर हमने चिंता खुद से बात करके, खुद से चर्चा करके हम लोगों ने डिसाइड करना चाहिए कि जो प्रशासन, जिला अधिकारी, प्रशासनिक जो काम कर रहा है या डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी फैकल्टीज पूरी काम कर रही है, या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट बाहर निकल के सबको रोकने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सीरियसता अगर हमने खुद से ली तो मुझे लगता है किसी का भी सीरियस लेना और लॉकडाउन लगाने से बहुत मुक्त हम हो जाएंगे। पर आज अगर हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, तो आज वेंटिलेटर्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, ऑक्सीजन पेशेंट को टाइम पे अवेलेबल होने के लिए हम जैसे लोक प्रतिनिधि रात के 2-2, 3-3 बजे तक यही काम कर रहे हैं कि किनको रेमडेसिविर कब उपलब्ध कहाँ पे मिलनी चाहिए, किसको कैसी मदद कहाँ पर करनी चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर बाकी ही इस प्रशासन, जितने भी सरकारी लोग हैं, वो भी इस पे बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ आम जनता से एक ही विनती रहेगी कि अब ये मेरी जवाबदारी है कि मुझे घर से निकलना है कि नहीं निकलना है। मैं खुद को मदद करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, उसके ऊपर हम लोगों ने अभी बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने आप को घर पे रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए और खुद बोलते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, उस तरीके का अगर विषय हमने अपने जीवन में रखा तो आगे आने वाले समय में बहुत टाइम हमारे पास रहेगा कि बाहर निकल के फैमिली हम मिल सकते हैं, बाहर लोगों को मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। पर आज अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। बुधवार 21 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर मनपा क्षेत्र के अंतर्गत सभी कसाई घर सहित मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाए, इस आशय के आदेश मनपा उपायुक्त द्वारा सभी वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षकों के नाम जारी किए गए हैं। आदेश के तहत स्वास्थ्य निरीक्षकों को सूचित किया गया है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में मांस बिक्री दुकान के मालिकों को दुकान बंद रखने के संदर्भ में सूचित करें और यदि कहीं पर भी आदेश का उल्लंघन होता दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। मनसे वाहन चालक संगठन ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि यातायात करने वाले वाहन धारकों द्वारा फाइनेंस कंपनियों से वाहनों के लिए किस्तों पर कर्ज लिया गया था और फाइनेंस कंपनियों द्वारा वाहन धारकों को हर रोज किस्त अदा करने के लिए फोन आ रहे हैं, जिसमें वाहन मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है। अतः फिलहाल कोविड संक्रमण काल जारी रहने के चलते फायनान्स कंपनियों को किस्त वसुली करने से रोका जाए। फायनान्स कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत आहे। जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या फायनान्स कंपनी असेल, त्यात EU फायनान्स असेल, चोला असेल, श्रीराम असेल, इंडसफ्लड असेल, बजाज फायनान्स असेल, व्यवसाय एकदम ठप्पा तडीला गेल्यानंतर सुद्धा फायनान्सवाल्याकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्रास होत आहे। त्या कारणानं सर्व वाहन चालक, गाडीधारक अत्यंत जास्त कंटाळलेले आहेत। याच्यानंतर ही पद्धत राहणार नाही सांगण्याची निवेदनाची पद्धत होती। यानंतर हे सरळ जाऊन फायनान्स कंपनीला चांगल्या पद्धतीत समजवून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पद्धतीने। सलमानी ग्रुप नाई समाज सेवा संगठन द्वारा जिलाधीश शैलेश नेवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि फिलहाल जारी संचारबंदी की वजह से सैलून को खोलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में सैलून चालकों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। अतः या तो सरकार सैलून खोलने की अनुमति दे या फिर नाई समाज को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। धामनगांव रेलवे तहसील व शहर कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उपलक्ष्य में पसारी धर्मशाला में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा जिलाधीश शैलेश नेवाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा नई पद्धति से लेने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम कम किया गया है। ऐसे में पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं को रोजाना सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक पाठ्यपुस्तकों की बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए।
वहीं दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी व ऑटो रिक्शा चालकों के संगठन द्वारा भी जिलाधीश शैलेश नेवाल को ज्ञापन सौंपकर कि इन दिनों ऑटो रिक्शा चालकों से फाइनेंस कंपनियों द्वारा जबरन ईएमआई वसूली की जा रही है। ऐसे में फाइनेंस कंपनियों को ईएमआई वसूली करने से रोका जाए। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने सोमवार को सुबह से ही शहर की पेट्रोलिंग शुरू की और कई अलग अलग जगहों पर सरप्राइज विजिट दी। पुलिस आयुक्त ने अपनी विशेष पथक के साथ नांदगांवपेट के सिटीलैंड व बिजीलैंड पहुंचकर वहां पर लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है अथवा नहीं इसकी जांच की। साथ ही राजकमल चौक व पंचवटी चौक सहित कई फिक्स पॉइंट ड्यूटी वाले स्थानों पर सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों से पूछताछ की। झूलेलाल सिंधी समाज ग्रुप की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपकर मांग की गई है कि विलासनगर के स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार हेतु आने वाले नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः यहां पर दाह संस्कार हेतु आने वाले नागरिकों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही इस काम का जिम्मा झूलेलाल सिंधी समाज ग्रुप को सौंपा जाए। धारणी के किड्स केयर स्कूल व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य दिनेश भगत का बीती रात अमरावती में इलाज के दौरान निधन हो गया, जिससे शिक्षा क्षेत्र में जबरदस्त शोक की लहर व्याप्त है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ने जिले की अचलपुर, दरियापुर, चांदूर बाजार, चांदूर रेलवे व अंजनगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडलों को आगामी 6 माह के लिए समयावधि दी है और फसल मंडियों के चुनाव को 31 अगस्त 2021 तक आगे टाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए मेलघाट दौरे को केवल पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कहा कि हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को करीब 1 वर्ष पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से दीपाली चौहान को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। वहीं यह पालक मंत्री यशोमती ठाकुर मीडिया कर्मियों को अपने साथ में लेकर मेलघाट का दौरा कर रही है, यह पूरी तरह से पब्लिसिटी स्टंट है। जिले में बीते 31 दिनों के दौरान 2048 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काट खाया गया है और अमरावती शहर में ही सबसे ज्यादा 1112 लोग आवारा कुत्तों के काटे जाने का शिकार हुए हैं। ऑल इंडिया कौमी तंजीम अपंग सेल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने विकलांगों को 2000 रुपए की बजाय 5000 रुपए की सहायता निधि दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि 2000 रुपए की सहायता राशि में विकलांग लोगों को गुजर बसर करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिलहाल शहर में संचारबंदी लागू है। इसके बावजूद लोग बाग बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा रूट मार्च किया गया, जिसमें डीसीपी शशिकांत सातव व डीसीपी विक्रम साली के साथ ही कोतवाली के दोनों पीआई, 9 एपीआई व पीएसआई, 98 कर्मचारी तथा क्यूआरटी व आरसीपी पथक ने हिस्सा लिया। यह रूट मार्च शाम चौक, राजकमल चौक, गांधी चौक, पुराना मोटर स्टैंड, जवाहर गेट, टांगा पड़ाव, चित्रा चौक व सरोज चौक होते हुए वापस कोतवाली थाने पर पहुंचा। रूट मार्च के दौरान पुलिस द्वारा सभी लोगों को बेहद जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकलने और सड़कों पर भीड़भाड़ नहीं करने का आह्वान किया गया। 2 दिन पहले शनिवार को स्थानीय राजापेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले रविनगर परिसर में आईपीएल पर चल रहे क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले के तार अब चांदूर रेलवे और नागपुर तक जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे आईपीएल सट्टे में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस का दल चांदूर रेलवे व नागपुर के लिए रवाना हो रहा है। वहीं इस मामले की जाँच पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और क्राइम ब्रांच के पीआई कैलाश पुंडकर इस मामले की जाँच कर रहे हैं। जाँच के दौरान पुलिस की नजर में 3 लैंडलाइन नंबर आए हैं, जिन पर आईपीएल क्रिकेट शुरू रहते समय अनेकों लोगों के कॉल आए थे। वहीं इस बीच पुलिस ने इस क्रिकेट सट्टे के मामले में गिरफ्तार धीरज सुरेश भगत के विलासनगर स्थित घर की तलाशी भी ली। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार मेलघाट के गुगामल वन क्षेत्र के उपवन संरक्षक विनोद शिवकुमार की जमानत अर्जी पर अचलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में आज फैसला होने वाला था, किंतु न्यायालय ने इस मामले में आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले की जाँच कर रही महिला एसडीपीओ पूनम पाटिल ने अचलपुर न्यायालय में 4 पन्नों का अपना स्टे भी दाखिल किया है। करीब 1.5 माह पहले शहर के शारदानगर परिसर से फिरौती के लिए 4 वर्षीय नयन मुकेश लुनिया का अपहरण करने के मामले का मुख्य अपहरणकर्ता टकलू उर्फ इसरार मुख्तार शेख और उसका साथी अज्जू उर्फ अयाज उस्मान शेख, यह दोनों जल्द ही राजापेट पुलिस की हिरासत में होंगे। राजापेट के दुय्यम निरीक्षक शिल्के के मुताबिक टकलू और अज्जू को गुजरात से अमरावती लाने के लिए जरूरी अदालती कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और पुलिस ने इन दोनों का प्रोड्यूस वारंट हासिल कर लिया है। इन दोनों आरोपियों को अमरावती लाने के लिए राजापेट पुलिस का दल जल्द ही गुजरात रवाना होगा। नागपुर गेट पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अलीमनगर परिसर में सोमवार की सुबह एक टाटा पिकअप वैन में 8 गाय व 3 बैलों को कटाई के लिए ले जाया जा रहा था। जानवरों को लेकर जा रहा यह टाटा पिकअप वैन पुलिस के वाहन से टकरा गया और इस समूचे मामले का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए वाहन से बरामद किए गए जानवरों को दस्तूरनगर की गौशाला में रखवाया है।
ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने मोर्शी नगर परिषद के निर्माणाधीन स्थल से 15 बैग सीमेंट, 1 क्विंटल लोहा व लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में मोर्शी के गिट्टी खदान परिसर में रहने वाले अफरोज खान, सलीम खान, आकाश प्रहलाद रामपुरे, विशाल ज्ञानेश्वर नेवारे को गिरफ्तार किया है। पुसद ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले श्री क्षेत्र कारला में सोमवार की सुबह एक सिरफिरे व्यक्ति ने घर में गहरी नींद में सोए अपने 2 रिश्तेदारों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी। साथ ही अपनी विधवा मां व बहन सहित 6 रिश्तेदारों को भी घायल किया। पुलिस द्वारा सिरफिरे आरोपी गोकुल राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत मार्डी रोड पर स्थित चरित्र हीरालाल ठाकरे नामक व्यक्ति ने किसी भी तरह की अनुमति न लेते हुए गांव में कल विवाह समारोह का आयोजन किया था। इसकी जानकारी मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने तुरंत ही विद्यापीठ परिसर निवासी संजय बालापुरे व चरित्र हीरालाल ठाकरे के खिलाफ धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।